नमस्कार, मैं प्रशांत सिंह आपका अधिकारी वाला यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज आपके लिए हम लोग उत्तर प्रदेश के जो समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का एग्जाम होना है उसकी अगली श्रृंखला लेके आए हैं। मगध का उदय, मौर्य और मौर्यता काल आज पढ़ेंगे हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं बिना लेट करते हुए। मगध का उदय हम लोग अभी तक हम लोगों ने पढ़ चुके थे कि महाजनपद काल में क्या हुआ। गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी की घटनाएं हम लोग देख चुके हैं कि इन्होंने किस तरह समाज को प्रकाशवान किया। आज हम लोग देखेंगे कि मगध का उदय क्या हुआ और उसके क्या कारण थे। जो मगध एक उदय ही नहीं हुआ, एक साम्राज्य के रूप में पल्लवित भी हुआ। तो देखते हैं मगध का उदय, इसके कारण क्या थे उदय होने के। जो कारण महाजनपद काल में थे वही कारण विस्तार में आए। तो एक किसी व्यक्ति ने मगध के उदय में भूमिका निभाई जिसे हर्यवंश कहते हैं, बिंबिसार। तो इसके कारण थे कि लोहे की खोज हुई सबसे पहले। मूल कारण था लोहे की खोज होना। लोहे की खोज होने से लोहे की खोज हुई। लोहे की खोज होने से खेती ज़्यादा अच्छे से तरीके से की जाने लगी। खेती ज़्यादा से की जाने लगी, जंगलों को काटा जाने लगा लोहे के हथियार से। कुल्हाड़ी बनी, हथियार बने। जनसंख्या का फायदा मिला मगध को, सबसे बड़ी जनसंख्या। यहाँ जनसंख्या का विस्तार जो है, आर्य जब आए तो पूर्व की तरफ आए। हम लोगों ने पढ़ा था उत्तर वैदिक काल में कि आर्य पूर्व की तरफ बढ़े। घने जंगल थे मगध में जहाँ हाथी और संबल मिला। जनसंख्या ने संबल और जंगलों ने हाथी इनको दिए, जो इनके विस्तार की भूमिका बना। हर्यक वंश हर्यक वंश की स्थापना छठी पाँचवीं शताब्दी में ही हो गई थी, जिस समय गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी का काल चल रहा था। हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार नामक एक व्यक्ति ने की। इसने राजधानी अपनी जो बनाई वो गिरिब्रज या राजगृह के नाम से बनाई। इसका वास्तुकार महागोविंद था। अधिकतर ये प्रश्न आते हैं इस तरह के। इसका वास्तुकार जो था महागोविंद था। बिम्बिसार ने शक्ति को बढ़ाने के लिए कुछ उपाय किए। ये जानता था कि इतनी बड़ी सेना इसकी अभी है नहीं कि ये अपनी शक्ति का विस्तार कर सके। इसलिए इसने वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपनी शक्ति को सुदृढ़ बनाया, और सुदृढ़ बनाने के साथ साथ अपनी शक्ति को और मजबूत बनाया। तो उसने शादियाँ किससे किससे की। उसने मद्र की राजकुमारी खेमा से शादी की। महाकौशला की राजधानी महाकौशला जो थी, कौशल राज की राजकुमारी थी। यहाँ का राजा आप जानते हैं प्रसेनजित था। ये प्रसेनजित की बहन थी कौशल, महाकौशला। छलना लिच्छवी राजकुमारी थी। चेटक एक राजा थे, उनकी बहन थी छलना। और वासवी एक विदेह राजकुमारी थी, वासवी। अंक को जीता। अंग मतलब झारखंड, ये वर्तमान में झारखंड है। अंकुचिता अवंती के राजा चंड प्रद्योत से मित्रता थी। और मित्रता कैसे की, क्योंकि अवंती का जो राजा चंड प्रद्योत था काफी शक्तिशाली था, बाहुबल में भी और संख्या बल में भी सेना की। इसने अपने ये जब बीमार हुआ तो इसने जीवक, जो इनके यहाँ का तक्षशिला से पढ़ाई की थी, जीवक ने, वैद्य था अच्छा खासा, नवयुवक था, उसको इसके इलाज के लिए भेजा और इससे मित्रता की। इस तरह इसने अपने संबंधों को मजबूत बनाया। इसका पुत्र था एक अजातशत्रु। अ- अजातशत्रु काफी महत्वाकांक्षी था। एक लौता पुत्र होने के साथ साथ ये महत्वाकांक्षी भी था। तो इस बिंबिसार की मृत्यु के बाद तो उसको अजातशत्रु को ही मिलना था साम्राज्य मगध का, लेकिन इसने जल्दबाजी की और अपने पिता को कैद कर लिया। और कैद करने के बाद अजातशत्रु यहाँ का राजा बना। इसने लिच्छवी को विजय किया। और लिच्छवी को कैसे जीता उसने, अपने लिच्छवी में गणतंत्र प्रणाली थी। तो इसने अपने मंत्री वस्कार को भेजा और बताया कि आप आक्रमण करने वाले हैं, ऐसा ऐसा कुछ कहानी इसने बताई कि मुझे निकाल दिया है। और वस्कार ने वहाँ की अंदरूनी जो जानकारी थी इसको भेजी किसी तरह करके, और इसने उस पर विजय प्राप्त की। जब अजातशत्रु ने बिंबिसार को कैद किया था, तो आप जानते हैं कि कौशल की राजकुमारी महाकौशला जो थी, प्रसेनजित की बहन, इनकी माँ थी। बिंबिसार अजातशत्रु की माँ नहीं थी, बिंबिसार की पत्नी थी। तो बिंबि अजातशत्रु ने क्या कि काशी दिया हुआ था इनको दहेज में, वो वापस ले लिया। बाद में फिर उन्होंने अपना फिर जीत ही लिया। फिर
इस आदि की बेटी से शादी की इन्होंने, इनकी प्रसेनजीत की, और उसके बाद फिर काशी इनको दहेज के रूप में दोबारा मिला। अजातशत्रु का पुत्र था उदयन। इसने भी अपने पिता की ही मार्ग का अग्रसर किया। जैसे अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को कैद किया था, वैसे ही अजातशत्रु को भी इसने उदयन ने कैद किया। उदयन जो था जैन मत को मानने वाला था, जबकि बिंबिसार और अजातशत्रु जो थे बौद्ध मत को। अजातशत्रु उदयन ने पाटलिपुत्र बसाया। ये एक जल दुर्ग था। पाटलिपुत्र दुर्ग का निर्माण कराया था अजातशत्रु ने। ठीक। लेकिन जो नगर बसाया पाटलिपुत्र पूरा, उसका श्रेय जो है उदयन को जाता है। ठीक। अगर पाटलिपुत्र दुर्ग आ जाए तब तो आप लिखेंगे अजातशत्रु। लेकिन अगर पाटलिपुत्र नगर बसाया किसने, तो वो आप लिखेंगे उदयन। पाटलिपुत्र एक जल दुर्ग था जो गंगा, सोन, गंडक और पुनपुन 4 नदियों से घिरा हुआ था। इसीलिए ये आक्रमण यहाँ करना मुश्किल था। इसने बड़े बड़े दुर्गों का निर्माण कराया, गेटों के दरवाजों का निर्माण कराया। इस प्रकार उसकी सुरक्षा की इंतजाम किया। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था, जिसकी हत्या शिशुनाग ने करके शिशुनाग वंश की नींव डाली। हत्या कैसे? हर्यक वंश के लोगों को पितृहंता वंश भी कहते हैं, क्योंकि एक के बाद एक पुत्र ने अपने पिता की हत्या की। बौद्ध ग्रंथों में मिलता है कि बिंबिसार की हत्या की थी अजातशत्रु ने, लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी देखने को मिलता है कि अजातशत्रु ने और बिंबिसार ने स्वयं ही अपने आप को भूखा रख के अपने प्राण दे दिए थे। आगे बढ़ते हैं। शिशुनाग वंश। शिशुनाग ने शिशुनाग वंश के नाम से अपना वंश स्थापित किया। इसने वैशाली को राजधानी बनाया पाटलिपुत्र के स्थान पर। इसने वैशाली को ज़्यादा सुरक्षित माना, इसलिए इसने वैशाली को। इसने अवंती और वत्स राज्य को भी जीता। चंद्रप्रद्योत की मृत्यु हो चुकी थी, कोई शक्तिशाली था नहीं उस समय, तो इसने अवंती पर विजय प्राप्त की और वत्स राज्य को भी जीत लिया। अब देख रहे हैं कि आप धीरे धीरे मगध का विस्तार हो रहा है राज्यों का। कालाशोक इसका पुत्र था। इसे कांकवड़ भी कहा जाता है, कहीं कहीं पूछ लिया जाता है कांकवड़। तो कालाशोक इसका पुत्र था और इसने पाटलिपुत्र को दोबारा अपनी राजधानी बनाया, पाटलिपुत्र को। तो सुनाग वंश का अंतिम शासक जो था वो महानंदिन था। ऐसा हमें जानने को जानकारी प्राप्त होती है, बौद्ध ग्रंथों से ही सारी जानकारी प्राप्त होती है इनके बारे में। महानंदी या नंदीवर्धन था, जिसकी हत्या महापद्मनंद ने की। कहते हैं कि महानंदिन के यहाँ एक दासी थी, उनका ये पुत्र था महापद्मनंद। एक तरह से महानंदिन का ही पुत्र था। तो एक शूद्र दासी थी, उनका पुत्र था ये महापद्मनंद, और इसने महानंदिन की हत्या करके नंद वंश की नींव डाली। महापद्मनंद देखते हैं। महापद्मनंद, इसे उग्रसेन भी कहा जाता है। इसने स्वयं को भार्गव, एक राट क्यों कहा? क्योंकि जो चारों दिशाओं को जीत लेता है उसे एक राट कहते हैं। जैसे हमने उत्तर वैदिक काल में आपको बताया भी था कि भिन्न भिन्न दिशाओं को जीतने वाले शासकों को भिन्न भिन्न कहा गया। दक्षिण में जो जीतता था उसे भोज कहा गया। ठीक। मध्य वाले को जैन कहा गया। इस प्रकार से ये जैन मत का अनुयायी था। ये कलिंग, इसने कलिंग उड़ीसा में है, कलिंग की विजय की और वहाँ नहर बनवाई, और ऋषभ देव की मूर्ति जो है पाटलिपुत्र ले आया। ऋषभ देव कौन थे? या ऋषभनाथ भी कहीं कहीं मिलता है। ये जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। पाणिनि जो थे महापद्मनंद के मित्र थे। तो मित्र थे तो समकालीन तो अपने आप ही हो जाएंगे। इन्होंने एक अष्टाध्यायी नाम का व्याकरण ग्रंथ लिखा, पाणिनि ने। अंतिम शासक इसका कौन था? इसका पुत्र था महापद्मनंद का धनानंद। यूनानी उस समय सिकंदर के आक्रमण, यूनानियों के आक्रमण शुरू हो चुके थे। तो अग्रमीस ने कहा यूनानियों ने से, जब पहली बार डेरियस प्रथम ने आक्रमण किया भारत में, तो उसको अग्रमीस कहा यूनानियों ने। उसके बाद सिकंदर का आक्रमण होता है, जो फिलिप के पुत्र होता है। भारत में विदेशी आक्रमण को देख एक नज़र मार लेते हैं। भारत में प्रथम आक्रमण, जैसे मैंने बताया अभी, कि डेरियस ने किया था। यह ईरान का शासक था डेरियस। हखमनी वंश का राजा था, यह हखमनी वंश है। ठीक। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, डेरियस फर्स्ट नाम इंपॉर्टेंट है कि भारत पर पहले आक्रमण करने वाला विदेशी आक्रमणकारी कौन था? डेरियस प्रथम था। दूसरा आक्रमण जो था मैसेडोनिया के राजा सिकंदर ने किया। यह राजा फिलिप का बेटा था, फिलिप सेकंड का, और ईरान को इसने जीता। जब डेरियस फर्स्ट की मृत्यु हो गई, डेरियस थर्ड के शासनकाल में इसने ईरान को जीता और भारत विजय का सपना देखा। मतलब भारत विजय का विश्व विजेता बनना चाहता था, इसलिए ये भारत की तरफ आया, तक्षशिला की तरफ आया।
तक्षशिला में राजा थे आंभी। इसने भी आंभी ने भी तक्षशिला में शिक्षा प्राप्त की, तक्षशिला विश्वविद्यालय में। वहाँ के राजा का पुत्र था। गो- और चंद्रगुप्त मौर्य ने भी इसके साथ शिक्षा प्राप्त की थी तक्षशिला से ही। तक्षशिला जो है सिंधु और झेलम नदियों के बीच में, ये याद रखिएगा। तक्षशिला कहाँ पे? सिंधु और झेलम नदियों के बीच में है। क्यों याद रखना जरूरी है, आप बताता हूँ आगे। पंजाब के पोरस से युद्ध हुआ इसका। पंजाब के पोरस, पंजाब के पश्चिमी भाग में पोरस रहता था, उससे इसका युद्ध हुआ। और पोरस का जो राज्य था वो झेलम और चिनाब के मध्य था। इसे ही हाइडेस पीच का युद्ध कहते हैं, हाइडेस पीच का युद्ध कहते हैं। इसी कारण से ये पूछा जाता है। आजकल हमेशा ये अधिकतर पूछा गया है कि पोरस का राज कहाँ था, तो हाइडेस्पेस क्या है या फिर पूछते हैं, तो झेलम और चिनाब पूछते हैं। लेकिन तक्षशिला किन नदियों के बीच में, ये कभी बहुत कम पूछा गया है, पूछा भी नहीं गया। तो ये पूछा जा सकता है कि सिंधु और झेलम के बीच में है, इसलिए इसको याद रखिएगा। समीक्षा समीक्षा अधिकारी की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, और जो अभी हाल ही में 27 अक्टूबर को पीसीएस का एग्जाम होने वाला है, यूपी पीसीएस का, उसकी दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है। तो आपके ये दोनों में काम आएंगे। सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर था। और जल सेना, उसका जो नेवी का सेनापति कौन था? नियार्कस था। इसने भी एक ग्रंथ लिखा था, नियार्कस ने भी। बाद में सिकंदर जीत नहीं पाया, थोड़ा बीमार होने लगा, उसकी सेना भी थक चुकी थी, तो ये व्यास नदी से वापस जाने लगा अपने मैसेडोनिया की तरफ। तो डायरिया से इसकी बेबीलोन, मैसेडोनिया पहुंच भी नहीं पाया, ये डायरिया से इसकी मृत्यु हो गई बेबीलोन के निकट। ठीक है। और तो सिकंदर भारत में कितने माह रहा ये पूछा नहीं जाता, लेकिन 19 माह तक इसने करीब भारत पे रहा ये। छोटे मोटे गढ़ राज्यों से भी इसके लड़ाइयाँ हुई, लेकिन सब पर इसने विजय प्राप्त की। सिकंदर के बाद क्रम देख लेते हैं कि किस क्रम में विदेशी आक्रमण हुए सिकंदर के बाद। ये प्रश्न आया भी हुआ है, शायद महत्वपूर्ण भी है इसलिए। सबसे पहले तो आप जानते हैं पर्शियन का हुआ, उसके बाद यूनानी हुए, सिकंदर आया, टेरेस प्रथम, यूनानी में सिकंदर आया। उसके बाद शक आए भारत में, ये चाइना से आए थे। कुषाण भी चाइना से आए थे। फिर पहलव आए, पार्थियन। और फिर हूण आए, ये भी चाइना से आए थे। उनकी कहानी भी मज़ेदार है। शक भारत आए थे कुषाणों से पराजित होकर, और कुषाण भारत आए थे हुणों हुणों से पराजित होकर, इसलिए। हम लोग प्रारंभ करते हैं मौर्य वंश। 322 से 184 ईसा पूर्व तक मौर्य वंश का रहा। आप जानते हैं कि इसके संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। अंतिम राजा कौन? नंद वंश के राजा जो था धनानंद, उसकी हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। जैसे यूनानियों ने इसको सेंटोकोर्ट्स कहा है, जस्टिन एरियन जैसे लोगों ने इसको सेंटोकोर्ट्स कहा है। विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में सेंटोकोर्ट्स जिसे बोला है, उसकी पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की। उसने कहा कि ये सेंटोकोर्ट्स ही मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है। इसका प्रधानमंत्री और गुरु कौन था? चाणक्य था। इनके 3 नाम हैं, और अधिकतर ये नाम कन्फ्यूजन कर देते हैं लोगों को। चाणक्य पुत्र चाणक्य थे ये। कौटिल्य इनका नाम था, कौटिल्य जैसे बुद्धि, और विष्णुगुप्त इनका भी एक नाम था। तो इनके 3 नाम हैं। बचपन का नाम इनका विष्णुगुप्त था। कौटिल्य इनको इनकी बुद्धि के कारण कहा गया, और चाणक्य तो चाणक्य पुत्र चाणक्य। ठीक। इनके 2 अभिलेख भी मिलते हैं। अशोक ने तो अभिलेख स्थापित व्यापक पैमाने पर कराए थे, लेकिन जो अशोक के पितामह चंद्रगुप्त मौर्य थे, इन्होंने भी 2 अभिलेख स्थापित कराए। कहाँ कहाँ स्थापित कराए? पश्चिम बंगाल में महास्थान नाम का एक जगह है, वहाँ पे स्थापित कराया, और सौगोर है गोरखपुर में, वहाँ पे। ये प्रथम ताम्र अभिलेख भी बोला जाता है सौगोर गोरखपुर का, तो आप इसको याद रखिएगा। सिकंदर की मृत्यु के बाद सेल्यूकस निकेटर राजा बना, और उसने भारत पे पुनः आक्रमण किया। भारत पे तो कहना सही नहीं रहेगा, मगध पे दोबारा आक्रमण किया, ऐसा बोल सकते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया इसे हाइडेस्पेस के युद्ध में ही, जो चिनाब और झेलम के बीच में है। पराजित होने के बाद सेल्यूकस निकेटर ने इसको 4 राज दिए। कौन कौन से? एरिया, आर्कोसित, गडोसिया, परोप नसडी। ऐसे एरिया हेरात हो गया, आर्कोसित कंधार हो गया, गडोसिया पलोप नसडी हो गया, काबुल। ठीक। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह भी चंद्रगुप्त मौर्य से कराया। इसी का पुत्र था एक जस्टिन, जो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार का बड़ा भाई था।
सेल्यूकस ने राजदूत के रूप में मैगस्थनीज को भेजा। सेल्यूकस की हमेशा आकांक्षा थी कि वो मगध पर विजय प्राप्त करे, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य की वजह से ऐसा हो नहीं पाया, तो उसने अपने राजदूत मैगस्थनीज को भेजा। अधिकतर इतिहास में आपने देखा होगा, राजदूत भेजे जाते हैं या फिर कहीं कहीं कुछ बनवाए जाते हैं, इसीलिए बनाए जाते हैं, यही सोच कर बनवाया जाता है कि हम उस राज्य की या उस देश की स्थिति के बारे में जानकारी हासिल कर सकें कि वहाँ के लोग कैसे हैं, उनका रहन सहन क्या है, वो विदेशियों के बारे में क्या सोचते हैं, इन सब के बारे में। इसी दृष्टि से राजदूत स्थापित भेजे जाते हैं, या राजदूत के जो कार्यालय होते हैं, अम्बेसियाँ स्थापित की जाती हैं। हमारे भारत में भी और विदेशों की भी अम्बेसीज भारत में हैं, इसी दृष्टि से स्थापित की जाती हैं। और भी कई उनके लाभ भी होते हैं। तो ये मेगास्थनीज के चंद्रगुप्त दरबार में रहा करीब 7-8 वर्ष तक। चंद्रगुप्त मौर्य ने वृद्धावस्था में जैन मत स्वीकार कर लिया, और भद्रबाहु एक थे, आपने पढ़ा, मैंने पढ़ाया था आपको कि जैन धर्म की 2 संगीतियाँ हुई थी। जो पहली संगीति हुई थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी। तो दिगंबर मत के थे भद्रबाहु, के साथ वो सावण बेलगोला कर्नाटक चला गया, और वहाँ उसे सलेखड़ा द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। सलेखड़ा क्या होती है? सलेखड़ा होती है अपने आप को भूखा रख के अपने देह को त्याग देना, उसे ही सलेखड़ा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। बिंदुसार, ये चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, ध्रुव देवी इसकी माँ थी, जस्टिन इसका बड़ा भाई था जो हेलेना का पुत्र था। चंद्रगुप्त की जो पत्नी ध्रुव देवी थी वो धनानंद जो था उसकी पुत्री थी, उसी से इसका विवाह किया गया ताकि लोग आक्रोशित ना हो। ध्रुव देवी के ने जहर गलती से खा लिया था इनका खाना चंद्रगुप्त का, जो जहर से युक्त था, और उनकी मृत्यु हो गई। तो उनका पेट चीर के सर्जिकल करके इनको निकाला गया, इसलिए बिंदुसार नाम इनका। इनके सर के ऊपर एक बिंदु है चाकू की धार से। अन्य नाम इसके हैं अमित्रघात या बिंदुपाल। जैन ग्रंथों में सिंहसेन भी मिलता है। कभी पूछ लिया जाए कि बिंदुसार का जैन ग्रंथों में क्या नाम है, तो सिंहदेव नहीं, सिंहसेन है। अजीवक मत को मानने वाला था ये, और पिंगल वत्स से एक अजीवक मत के व्यक्ति थे, उनसे उसके मधुर संबंध भी थे। बिंदुसार के 101 पुत्र और 16 रानियां थी। 101 पुत्र और 16 रानियां, ठीक, लिख देता हूँ, ये भी कोई चीज़ नहीं है, 16 रानियां। तो सेम सबसे बड़ा पुत्र था, और अशोक दूसरा बड़ा पुत्र था। अशोक की माँ सुभद्रा अंगी थी। सीरिया के राजा एंटियोकस से इसने 3 चीज़ें मांगी। किसने? बिंदुसार ने। क्या क्या मांगे? मदिरा, सूखे मेवे और एक दार्शनिक। तो सीरिया के राजा एंटियोकस ने 2 चीज़ें तो भेज दी, मदिरा और सूखे मेवे, लेकिन दार्शनिक भेजा। उसने कहा हमारे यहाँ दार्शनिक को भेजने की प्रथा नहीं है। डायमेकस बिंदुसार के दरबार में रहा। इसे मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी बोलते हैं, ठीक है, इसलिए इसको याद रखिएगा। डायमेकस, ये पूछा गया है यूपी बीसीएस में भी, और शायद समीक्षा अधिकारी में भी पूछा जा चुका है। तो डायमेकस बिंदुसार के दरबार में रहा। डियानेसियस मिस्र का राजा टालमी फिलाडेल्फस भी रहा, ठीक, ये भी एक राजदूत था। डियानेसियस ये किसका राजदूत था? ये टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था। कभी कभी पूछ लेते हैं कि बिंदुसार के समकालीन राजा कौन थे, तो आपके 2 नाम तो आपको याद ही होने चाहिए, एक सीरिया का राजा एंटियोकस और एक मिस्र का राजा टॉलमी फिलाडेल्फस। और सेल्यूकस निकेटर भी याद रखिएगा, ठीक है। तो इन राजाओं के नाम भी याद करिएगा, कभी कभी समकालीन पूछ लेते हैं राजा बिंदुसार के, क्योंकि कम फेमस रहा है बिंदुसार, क्योंकि इसका पुत्र अशोक ही ज़्यादा फेमस रहा है, लेकिन कभी कभी इसका भी, इसके भी प्रधानमंत्री चाणक्य थे, और खल्लाटक था एक उप प्रधानमंत्री। महामात्य बाद में बनाए गए खल्लाटक, पहले प्रारंभ में चाणक्य थे। आगे बढ़ते हैं। अशोक मौर्य वंश का दूसरा सबसे प्रसिद्ध राजा, वैसे तीसरा बोलना चाहिए। बिंदुसार के भी शासनकाल में मौर्य वंश को कोई हानि नहीं हुई, उसका राज जैसे उसके पिता ने उसको दिया था वैसे ही उसको अच्छे ने उसने बनाए रखा। अशोक 273 से 232 ईस्वी पूर्व तक इसने राज किया। राज तिलक इसने अपनी गद्दी पाने के 4 वर्ष पश्चात कराया। क्यों कराया? तब तक उस चीज़ों में उलझा हुआ था काफ़ी, कलिंग का युद्ध और भी चीज़ें। इसके अन्य नाम देख लेते हैं पहले। तो इस स्लाइड में वही चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, कोई भी फालतू ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसको आप सोचें कि ये बेकार चीज़ें से पढ़ाना जाए। तो इसलिए इसमें उतनी ही चीज़ें हैं जितनी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और आ सकती हैं। मस्की का अभिलेख में इसको बोला गया है बुद्ध साक्य या साक्य अशोक।
शाक के मुनि बुद्ध को बोला जाता था, इसलिए बुद्ध शाक या शाक अशोक बोला गया है। भाबरू राजस्थान में एक अभिलेख पाया गया था, अशोक के ही अभिलेख है ये, भाबरू बैराठ में। इस वहाँ पे इसे प्रियदर्शी बोला गया है, और पाली भाषा में प्रियदर्शी लिखा हुआ है, प्राकृत भाषा में प्रियदर्शी। पान गुरारिया मध्य प्रदेश महाराज कुमार बोला गया है। अन्य अभिलेखों में इसको देव नाम प्रिय प्रियदर्शी अशोक बोला गया है। देव नाम प्रिय प्रियदर्शी अशोक, देवों का प्रिय अशोक। अशोक नाम का उल्लेख सिर्फ 4 अभिलेखों में मिलता है। कौन कौन से? मस्की कर्नाटक का है, नेट्टूर कर्नाटक का है, उडगोलन कर्नाटक का है, और गुर्जरा मध्य प्रदेश में। इन 4 ही अभिलेखों में अशोक का नाम मिलता है, तो इसलिए भी इसको याद रखिएगा। अशोक की घटनाएं जो हैं राज तिलक से जुड़ी जाती हैं। राज तिलक इसने कब कराया? गद्दी पाने के 4 वर्ष पश्चात कराया। तो इस हिसाब से इसने 261 ईस्वी में इसने कलिंग का आक्रमण किया, 8वें वर्ष। ये महत्वपूर्ण है चीज़ें सारी। ये राज तिलक के 8वें वर्ष कलिंग का आक्रमण हुआ, 261 वर्ष पूर्व। 10वें वर्ष इसने संबोध यात्रा प्रारंभ की, और सर्वप्रथम कहाँ गया? बौद्ध गया गया। याद रखिएगा, 8वें वर्ष कलिंग का युद्ध हुआ, 10वें वर्ष संबोध यात्रा प्रारंभ की। कलिंग युद्ध के बाद ये थोड़ा विक्षुब्ध हो गया, और इसने बड़ा इसको अफसोस हुआ अपने आक्रमण करने का, इतना संहार नरसंहार देखकर, कि हृदय परिवर्तन हो गया इसका। इस तरह 2 ही हृदय परिवर्तन हैं अभी तक इतिहास में बड़े, एक है अंगुलीमाल का और एक है अशोक का। 12वें वर्ष इसने सुदामा और कर्ण चोपड़ जो बिहार में हैं उनको गुफाएं दान किया जीवकों को। 13वें वर्ष इसने धम्म महामात की नियुक्ति की, जो धार्मिक कार्यों को धम्म मतलब धर्म, पाली भाषा में धम्म बोलते हैं। 17वें वर्ष तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। 20वें वर्ष ये लुम्बिनी गया, जहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। अधिकतर जगह वहीं गया है जहाँ गौतम बुद्ध ने शिक्षा प्राप्त की या फिर ज्ञान प्राप्त किया। लुम्बिनी गया जहाँ गौतम बुद्ध का जन्म, वहाँ उसने कर घटाकर 1/6 कर दिया। मौर्य काल की जो कर व्यवस्था है उसकी जानकारी भी लुम्बिनी से ही पता चलती है, ठीक है, तो याद रखिएगा। रुम्मनदेही अभिलेख है वहाँ पे लुम्बिनी में, ठीक है, रुम्मनदेही अभिलेख, वो अभी आएगा, वो पता चल जाएगा आपको। 26वें वर्ष ने पशु हत्या पर अंकुश लगाया, पशु हत्या पर रोक लगा दी 26वें वर्ष। राज तिलक के 26वें वर्ष, जितने भी हैं राज तिलक के साथ चलेंगे, तो इसलिए इसको याद रखिएगा। अभिलेख देख लेते हैं अशोक के। अशोक के अभिलेख जो हैं 2 रूप में प्राप्त हुए हैं, एक शिलालेख के रूप में, एक है स्तंभ लेख के रूप में, और दोनों ही लघु हैं, वृहद हैं, बड़े और छोटे के रूप में। इनकी भाषा जो है प्राकृत है। कभी कभी लोग गलती कर देते हैं पाली जान के, पाली नहीं, प्राकृत भाषा यूज की है अन्य अभिलेखों में। और लिपि कौन कौन सी है? लिपि जगह के अनुसार की, जहाँ जहाँ जैसी लिपि चलती थी वहीं वहीं उसी लिपि में इसने अभिलेख लिखवाए हैं। जैसे खरोष्टी उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, ये पाकिस्तान पेशावर के आसपास के क्षेत्र में, सिंध घाटी के आसपास का क्षेत्र है, वहाँ पे खरोष्टी लिपि, ब्राह्मी लिपि भारत में इसने चलाई। आर्यमाइक और यूनानी अफगानिस्तान और ईरान के आसपास के, मिस्र ईरान अफगानिस्तान के आसपास के इलाकों में जो हैं आर्यमाइक और यूनानी, सारे कुना भी बोलते हैं। सर्वप्रथम अशोक के जो अभिलेख हैं उनको जेम्स प्रिंसर नाम के एक अंग्रेज व्यक्ति ने पढ़ा 1837 में, ये भी पूछा जाता है किसने पढ़ा और कब पढ़ा। 1837 में जेम्स प्रिंसप ने। स्तंभ लेख देखते हैं अशोक के। ये करीब 6 स्थानों में पाए गए हैं, और 7 स्तंभ लेख हैं। जहाँ बोला जाए 7 स्तंभ लेख हैं, तो ये समझ लीजिएगा 7 परिच्छेद हैं, स्टैंजा हैं, ऐसे ऐसे, ठीक। तो 6 स्थानों पे 7 स्तंभ लेख पाए गए हैं। पहला स्थान दिल्ली टोपरा हरियाणा में है, इसे फिरोज शाह तुगलक जो है दिल्ली ले आया, ठीक। दिल्ली में इसने जब उसका किला था वहाँ पे इसने इसको वहाँ से कटवा दिया आधा, और वहाँ पे अपने मीनार के ऊपर ऐसे रखवा दिया है, इस तरह। दिल्ली मेरठ का जो था वो भी स्तंभ लेख, ये फिरोज शाह तुगलक जो है दिल्ली ले आया। तो ये 2 अभिलेख हैं जो फिरोज शाह तुगलक दिल्ली लाया, पूछे जाते हैं। बाकी बिहार में पाए गए हैं, और कोई एक इलाहाबाद में। लौरिया अरेराज चंपारण, बिहार में सब चंपारण में है। लौरिया अरेराज, लौरिया नंदगढ़ और रामपुरवा। लौरिया नंदगढ़ इसमें महत्वपूर्ण है, क्यों? क्योंकि इसमें शीर्ष पर क्या है? मोर की आकृति है, इसलिए इसका पूछा भी जाता है। और प्रयागराज भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पहले कौशाम्बी में था, जहांगीर इसे इलाहाबाद ले आया। इसका मतलब है कि पहले इसका नाम प्रयाग ही था, अकबर ने इसको इलाहाबाद नाम दिया था, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। वृहद शिलालेख देख लेते हैं। ये 8 स्थानों पर पाए गए हैं और 14 हैं। वो छोटे थे इसलिए 6, उनमें 7 हैं, इसे बड़े हैं इसलिए इसमें 14 हैं, दुगने। वृहद शिलालेख, ये 8 स्थानों पर मिले हैं, प्रत्येक में 14 लेख हैं, मतलब स्टैंजा हैं, आप जानते ही हैं अब तो। और याद रखिएगा कितने स्थानों में मिले हैं, 6 और 8, और 8 6 14। शहबाजगरी मानसिरा पेशावर हजारा पाकिस्तान में है, इसमें खरोष्ठी लिपि का प्रयोग हुआ है। भारत में जो पाए गए हैं उसमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है। कहाँ कहाँ पाए गए हैं? कलसी देहरादून, गिरनार गुजरात, गिर पहाड़ी, धौली उड़ीसा, जौगढ़ उड़ीसा। धौली और जौगढ़ उड़ीसा हैं, ठीक। एरुगुड़ी और सोपारा आंध्र प्रदेश। एरुगुड़ी, यहाँ ब्रुस्टोफेडन लिपि एक होती है, बाएं से दाएं दाएं से बाएं लिखी जाती है, उसका यहाँ प्रयोग किया गया एरुगुड़ी आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो यहाँ ब्रुस्टोफेडन लिपि का प्रयोग हुआ है। ब्रुस्टोफेडन लिपि दाएं से बाएं, बाएं से दाएं लिखी जाती है इसलिए। सोपारा महाराष्ट्र में, आप जानते ही हैं, सोपारा तो फेमस है। कुछ लेख देख लेते हैं, लेख बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रथम अभिलेख पशु बलि पर रोक लगाई गई है। द्वितीय अभिलेख में दक्षिणी राज चेर चोर पांड और सतपुत्र और केरल पुत्र का उल्लेख है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चौथा अभिलेख क्या है? मेरी घोष का स्थान धम्भोस ने लिया, ठीक। मेरी घोष या भेरी घोष, जो भी आप समझ लीजिए, ठीक। धम्भोस ने लिया। पांचवा अभिलेख में धम महामात्रों की नियुक्ति को भी बताता है और समाज के विभिन्न भागों का ये वर्णन भी करता है साथ में। आठवें अभिलेख में से धार्मिक यात्राओं का वर्णन किया है, ये पूछा जाता है। इस छठे और आठवें अभिलेख में दोनों में ही इसने धार्मिक यात्राओं का उल्लेख किया है, जहाँ तक है। 12वें अभिलेख में उसने धर्मसार वृद्धि का उल्लेख किया है, कि कहाँ कहाँ धर्म, मतलब धर्म की वृद्धि कैसे हो रही है, उसका उल्लेख किया है। आगे बढ़ते हैं। 13वां अभिलेख, 13वें अभिलेख जो है, हाँ ये देख लीजिएगा कि 13वां अभिलेख जो है वो उड़ीसा में नहीं है। धौले जोगढ़ उड़ीसा में जितने भी 2 अभिलेख हैं, धौले जोगढ़ नामक स्थान में, वहाँ पे 13वां अभिलेख नहीं, 11वां 12 13 अभिलेख नहीं है वहाँ पे, क्योंकि इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है इसलिए नहीं है। धम्म विजय है, वहाँ पे लिखा हुआ है सभी उड़ीसावासी मेरी संतान है, ऐसा उसने लिखा है अशोक ने 13वें अभिलेख में। कलिंग युग का वर्णन है, धम्म विजय है, पश्चिमी एशिया के इसने राजाओं को उल्लेख किया है और समकालीन 5 राजाओं का वर्णन किया है, देख लीजिए। एंटीयोकस सीरिया का राजा, टालमी फिलाडेल्फस मिस्र का राजा, एंटीगोनस मैसिडोनिया का राजा, अलेक्जेंडर एपिरस का राजा था और मागस सीरीन का राजा था। तो ये याद रखिएगा, पूछे जाते हैं, कभी कभी पूछ भी लिए जाएंगे। लघु शिलालेख 18 स्थानों में पाए गए हैं, जो कुछ प्रमुख हैं इनको देख लेते हैं, क्योंकि सारे देखेंगे तो समय खराब होगा और महत्वपूर्ण भी नहीं है इतने। कुछ मिट गए हैं, कुछ सही हैं। जैसे मस्की नेट्यूर उद्गोलन सभी कर्नाटक में है, लघु शिलालेख हैं। इसमें अशोक के नाम मिलता है, अभिलेख मिलता है, ठीक है, मस्की नेट्यूर उद्गोलन के अभिलेखों में। भाबरू बैराठ राजस्थान, अशोक ने 3 रत्न में अपनी आस्था व्यक्त की है। 3 रत्न कौन से? बुद्ध धम्म संघ। पान गौड़िया, रूपनाथ और गुर्जरा, ये 3 जो है मध्य प्रदेश में पाए गए हैं। अरोरा मिर्ज़ापुर और उत्तर प्रदेश में पाया गया है, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में। और सहसाराम, अरोरा इससे महत्वपूर्ण है क्योंकि यूपी में पाया गया है, इसलिए पूछ सकते हैं। और सहसाराम बिहार में है। कितने कर दिए मैंने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अभिलेख हो गए 18 में, ठीक। अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा पुत्री संघमित्रा को उसने श्रीलंका भेजा और सोन और उत्तरा को म्यांमार भेजा। लघु स्तंभ लेख हैं इंपॉर्टेंट कुछ, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि रूमनदेही नेपाल, पहली बात तो सबसे छोटा अभिलेख है और इसे आर्थिक अभिलेख भी कहा जाता है। तो कभी अभी प्रश्न आ जाए कि आर्थिक अभिलेख किसे कहा गया है, तो रूमनदेही नेपाल, लुम्बिनी के पास है। सांची मध्य प्रदेश, सारनाथ वाराणसी, प्रयागराज, तो इसे रानी का अभिलेख भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्यों इसे रानी का अभिलेख कहते हैं? क्योंकि इसमें रानी कौरवाकी, ये कलिंग के राजा की पुत्री थी, और पुत्र उसके पुत्र तिवारा का उल्लेख मिलता है।
कलिंग के आक्रमण के बाद उससे विवाह कर लिया था कौरवाकी से उन्होंने। तो एक कलिंग की राजकुमारी थी कौरवाकी। एक निग्रलीवा नेपाल या निगाली सागर में अभिलेख है। सांची, सारनाथ और प्रयाग, ये इंपॉर्टेंट है। संघ में फूट डालने वालों को चेतावनी दे रहा है ये कि अगर संघ में फूट डाली तो अच्छा नहीं होगा। इसने इसने यही बताया है अशोक ने कि आप देख लीजिए कि मैंने धम घोष का स्थान लिया है भेरी घोष के स्थान की जगह, लेकिन अभी मैं उतना ही शक्तिशाली हूँ जितना पहले था। और उसने अपने चंड अशोक का एक दिया भी था अपने पुत्र को अंधा कराकर। अचानक से गुस्सा होता था क्योंकि। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कंधार अभिलेख, शेर कुना, मैंने कहा था ना अभी। कंधार अभिलेख है शेर कुना, याद रखिएगा, ये पूछा जाता है एग्जाम में। यूनानी और आर्यमाइक लिपि का यहाँ प्रयोग किया गया है। बिहार की बराबर पहाड़ियों में आजीविकों को कुछ गुफाएं दान की थी, जो सुदामा, कर चौपड़ और विश्व झोपड़ी नाम से। ये भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। बिहार पीसस के एग्जाम से भी महत्वपूर्ण है। हिस्ट्री तो हर किसी के एग्जाम से महत्वपूर्ण होती है। उत्तराधिकारी कौन थे इसके, ये देख लेते हैं। कुणाल, जिसको अंधा करा दिया था कुणाल को। ठीक, ये कुणाल ही था जिसको अंधा करा दिया था अशोक ने। अशोक की कहानी थी, उसने अपने बारे में कुछ कहा कि मुझे कुणाल ऐसा ऐसा बोला या फिर ऐसा ऐसा देखता है, अच्छी नज़रों से नहीं देखता मुझे, तो अशोक ने उसको अंधा करा दिया। जलौक, संप्रति, ये कुणाल का बेटा था संप्रति। ठीक है, जो उज्जैन का राजा बना। ये शुरुआत में जब पटना का राजा, पाटलिपुत्र का राजा कुणाल को बनाया गया, तो संप्रति इसकी देखभाल करता था। कश्मीर, संप्रति उज्जैन, महेंद्र। अंतिम राजा देख लेते हैं बृहद्रथ, यही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी हत्या किसने की थी, पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी। अशोक के बाद उत्तराधिकारी कमजोर हुए, और किसी भी राज्य के अगर उत्तराधिकारी, बड़े से राज्य के उत्तराधिकारी अगर कमजोर हों तो राज्य बहुत जल्दी ढह जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कौन से स्तंभ लेख में या लघु स्तंभ लेख में कौन कौन से चीज़ें पाई गई हैं, किन किन जानवरों के मिलते हैं, तो वो बौद्ध धर्म से ही प्रेरित जानवर हैं सारे। देख लेते हैं कैसे। जैसे सारनाथ स्तंभ लेख में कौन कौन से जानवर पाए गए हैं, देख लेते हैं हम लोग। 4 सिंह पाए गए हैं ऊपर। 4 सिंह कैसे हैं, आपने देखा होगा, सारनाथ गए होंगे अगर तो। वहाँ पे जो बना हुआ है, जहाँ पे रखे हुए हैं ये म्यूजियम में, 3 सिंह तो दिखते हैं और एक सिंह पीछे है करके, ठीक है, इसलिए 4 हैं। 2 अगल बगल, एक सामने और एक पीछे। नीचे बैल, हाथी, सिंह और घोड़ा दिखाए गए हैं। क्यों दिखाए गए हैं? बैल जो है गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। हाथी जो है गर्भाधान, मतलब कि गर्भ में आने का प्रतीक है गौतम बुद्ध के। सिंह जो है ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है। घोड़ा तो है उनके महाभी निष्क्रमण, जो 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग किया था, उसका प्रतीक है। सांचे के स्तंभ में 4 सिंह तो हैं ही हैं, लेकिन इसमें नीचे 4 हंस दिखाए गए हैं। कहीं कहीं मोर भी मिल जाता है, तो आप कंफ्यूज ना होइएगा, अगर मोर लिखा तो मोर दिखा लीजिए, हंस लिखा तो हंस लिखा लीजिए। वैसे हंस है, ठीक है। लौरिया अरेराज, लौरिया नंदगढ़ में क्या है, सिंह है। संकिस्सा फरुखाबाद में है, जो हाथी। रामपुरवा में बैल और वैशाली में सिंह। रामपुरवा से ये सब बिहार में है, वैशाली को छोड़ गए। वैशाली सिंह, ठीक। मेगास्थनीज देख लेते हैं, वैशाली भी बिहारी में है, छोड़ना क्यों है सभी। मेगास्थनीज के बारे में देख लेते हैं। 5 वर्षों तक रहा, तो उसके बारे में जानना भी आवश्यक है। सेल्यूकस का मौर्य दरबार में राजदूत था ये। इसने एक ग्रंथ लिखा इंडिका नाम से, इसके नाम से भी और ग्रंथ लिखे गए बाद में, जो वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, लेकिन स्ट्रैबो, प्लिनी और एरियन के ग्रंथों से इसके बारे में जानकारी मिल जाती है। पाटलिपुत्र को इसने पोलीब्रोथा कहा है, तो ये भी रखिएगा, पूछ लिया जाता है कभी कभी कि पाटलिपुत्र को इसने क्या बोला, तो पोलीब्रोथा बोला है। भारत में 7 जातियों का वर्णन किया है इसने। 7 जातियों का, भारत में कितनी जातियों का उल्लेख किया है? 7 जातियों को। कौन कौन सी जातियां हैं वो? दार्शनिक, किसान, अखेटक, व्यापारी, योद्धा, निरीक्षक और मंत्री। तो याद रखिएगा, ये पूछा जाता है।
मैगस्थनीज ने उत्तरापथ नामक मार्ग का उल्लेख किया है। तक्षशिला वाला मार्ग है ये, उत्तरापथ जाता है। ये हल्का हल्का मार्ग वैसा ही है जैसे जीटी रोड वाला मार्ग है, सिरसा सूरी वाला। तो आप ऐसे समझ लीजिए जैसे। स्टैबो ने जोग्राफी लिखी है। ये किताबें महत्वपूर्ण हैं इसलिए इनको याद रखिएगा। स्ट्रैबो ने जोग्राफी, प्लिनी नेचुरल हिस्ट्री और एरियन का ग्रंथ इंटिका है। एक प्लूटो था, उसने भी जोग्राफी नाम से ग्रंथ लिखा है दूसरे शताब्दी ईसा पूर्व में। प्लेटो ने, जिसे अफलातून कहते हैं, प्लेटो को अफलातून। इन्हीं के लेखों के द्वारा जो है इंडिका के विषय में थोड़ी जानकारी प्राप्त होती है और विवरण भी मिलते हैं। मौर्यकालीन भारत का विवरण मिलता है। इसने कहा कि भारत में अकाल नहीं पड़ते हैं। मैगसनीज का कहता था भारतीयों को लेखन कला का ज्ञान नहीं है। तो इनको भी याद रखिएगा क्या मैगसनीज ने क्या क्या बोला है। प्रशासन देख लेते हैं। मौर्य काल बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, काफ़ी समय तक रहा है, और इसने प्रशासन की नई नई चीज़ें लिखी। मौर्य समाज जो था केंद्रीकरण पर आधारित था, केंद्रीय समाज था। इसने केंद्रीकरण पर काफ़ी जोर दिया। शक्तियाँ जो हैं अपने हाथ ही में रखी और उनका ज़्यादा फैलाव नहीं किया। तो 18 सदस्य एक मंत्रिपरिषद थी जो राजा को सलाह देती थी, और उस मंत्रिपरिषद को क्या कहते थे? तीर्थ कहते थे। क्या कहते थे? तीर्थ। 18 सदस्य थी। अधिकतर आप देखेंगे इतिहास में 18 सदस्यीय मंत्रिपरिषद आपको दो तीन जगह मिलेगी। कहीं 8 सदस्यों की मिलेगी, जैसे अष्टप्रसद या अष्टप्रधान। मंत्रियों के अधीन 27 अध्यक्ष थे, और ये 27 अध्यक्ष जो थे भिन्न भिन्न विभागों के थे। और अधिकतर जो अध्यक्ष थे वो लेन देन या पैसों के जो लेन देन होता है वाणिज्य से, वित्त से ही संबंधित थे। यह समझिए कि आर्थिक चीज़ों से संबंधित थे। जैसे समाहर्ता वित्त मंत्री था, लक्षणा अध्यक्ष टकसाल का निरीक्षक देखता था, सीता अध्यक्ष कृषि, पन्या अध्यक्ष वाणिज्य विभाग बाजार, और शुल्का अध्यक्ष तो आप समझ ही सकते हैं चुंगी और कर विभाग। चुंगी जो होती थी प्रवेश और जाने पर ली जाती थी, उसको चुंगी कहते हैं। जाने पे तो चुंगी नहीं ली जाती थी, आने पर ली जाती थी। जब कोई नगर पे प्रवेश करता था पाटलिपुत्र नगर में, तो उससे शुल्क लिया जाता था। इस चुंगी के एक कागज होता था, उससे में लिया जाता था, जिससे कि उसका विवरण पता चले, किस काम से आया है विवरण देना होता था, और कब तक रुकेगा। एक तरह का पासपोर्ट अधिकारी भी इसमें एक है। स्ट्रैबो ने गांव के अधिकारियों और शहर के अधिकारियों को अस्तनेमोई और अग्रनेमोई कहा है। किसने कहा है? स्ट्रैबो ने कहा है। ठीक है, याद रखिएगा, ये स्ट्रैबो ने बोला है। स्ट्रैबो ने कहा है। ठीक। शहर के अधिकारियों को क्या कहा इसने? अस्तनेमोई कहा है। और गांव के अधिकारी को क्या कहा है? अग्रनेमोई कहा है। मौर्य काल में न्यायालय की व्यवस्था थी। जैसे जो दीवानी न्यायालय थे, लड़ाई झगड़ा मसला देखते थे संपत्ति का, दीवानी जो झगड़े होते थे, उसको न्यायालय को धर्मस्थीय कहते थे। और उसका न्यायाधीश कौन होता था? व्यवहारिक। इसी तरह जो फौजदारी मुकदमे दिखता था लड़ाई झगड़े के, खून खराबा हिंसा वाले, उसका न्यायाधीश था कंटक शोधन। और इसका न्यायाधीश कराता था प्रतिष्ठा। न्यायालय क्या कराता था? कंटक शोधन, और न्यायाधीश प्रतिष्ठा। कौटिल्य ने करीब 9 प्रकार के गुप्तचरों का उल्लेख किया है। और ये गुप्तचर भी दो रूपों में थे, संस्था और संचार। संस्था क्या थी? संस्था ऐसे गुप्तचर थे जो वहीं रहकर पाटलिपुत्र में लोगों पर नजर रखते थे। और संचार जो थे, जो राज्य के विभिन्न भागों में जाते थे, क्योंकि मौर्य समाज तो पूरे भारत में था, तो हर जगह जाते थे ये लोग और विषय में सूचना देते थे। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में सप्तांग राज, ये पूछा गया है प्रश्न, सप्तांग राज क्या क्या है, तो इसको याद रखिएगा। राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र। तो ये सब 7 राज्य हैं, इनको याद रखिएगा। राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र। इसमें एक ऐसी भी कोई भी चीज़ नहीं जो आप ये सोचे कि इम्पोर्टेंट नहीं है। कोई चीज़ तभी तक इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण नहीं होती जब तक कि वो एग्ज़ाम में नहीं आ जाती। तो इसलिए जब तक एग्ज़ाम में नहीं आती वो इम्पोर्टेंट ही है, समझिए आप कि वो इम्पोर्टेंट ही है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग।
राजधानी देख लेते हैं प्रांतों की, जो ये 6 बटे हुए 5 प्रांत थे। उत्तरापथ तक्षशिला वाला राज्य था। दक्षिणापथ सुवर्णगिरी। अवंती मध्य में जो था उज्जैन। मध्य प्राच्य देश जो कहा जाता था पाटलिपुत्र। और कलिंग तौसली इसकी राजधानी थी धौले जौगड़, नाम है इसके। अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का उल्लेख भी है, ठीक है। नारद पुराण जैसे है, उसमें 15 प्रकार के दासों का उल्लेख है, उसमें दास मुक्ति का भी उल्लेख है, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। अर्थशास्त्र देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त ने अर्थशास्त्र की रचना की। और यह अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? ये राज्य प्रशासन से संबंधित है, याद रखिएगा। अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? राज्य प्रशासन से, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित है। चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य या आम्भी ने तक्षशिला से ही अध्ययन किया है, याद रखिएगा, और अध्यापन भी किया चाणक्य ने, तो ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न बहुत घुमा फिरा के कभी कभी एग्जाम में आते हैं। आम्बे का नाम पूछ लेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य का नाम पूछ लेंगे, दीपक का नाम दे देंगे, तक्षशिला का नाम दे देंगे, पूछ लेंगे किसने कौन कौन पढ़ा है, कौन कौन नहीं पढ़ा है। अशोक का नाम भी दे सकते हैं। अशोक ने 3 अधिकारियों की नियुक्ति की जिन्हें राजुक, युक्त और प्रादेशिक कहते थे, ठीक। ये 3 अधिकारी हैं, युक्त, राजुक और प्रादेशिक। कुछ नगरों की स्थापना भी कराई इसने, जैसे कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना कराई है, देवपाटन ललित पाटन नेपाल में, ठीक। ये देवपाटन ललित पाटन जो है, ये देव और ललित जो थे अशोक के दामाद थे, उनकी पुत्रियों के, संघमित्रा और उत्तरा के। इसलिए देवपाटन और ललित पाटन नगरों की स्थापना कराई है, ठीक है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में विदिशा में, ये सारिपुत्र को समर्पित है। महात्मा बुद्ध का प्रिय शिष्य था सारिपुत्र, बिहार का था, नालंदा के रहने वाले थे, तो इसलिए सांची का स्तूप इम्पोर्टेंट है। बरहुत का स्तूप कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के सतना जिले में। मौर्य वंश के आखिरी राजा बृहद्रथ की हत्या करने के बाद पुष्यमित्र शुंग ने एक ब्राह्मण वंश की नींव डाली, जिसे शुंग वंश कहा गया। इनके पुरोहित थे पतंजलि, जिन्होंने महाभास की रचना की। ये पूछा जाता है, महाभास की रचना किसने की? पतंजलि ने की या पंतजलि ने की? वैसे पंतजलि नाम है, पतंजलि नाम नहीं है। और महाभास भी एक व्याकरण ग्रंथ है जो पाणिनि की अष्टाध्यायी पर आधारित है, ठीक। तो सुमित्र शुंग ने स्वयं को सेनानी कहा। क्यों सेनानी कहा? इसने सेनापति था ये बृहद्रथ का, और इसका इल्जाम था कि ये लोग मतलब बौद्ध धर्म को ज़्यादा प्रश्रय दे रहे थे और ब्राह्मण वंश को नहीं दे रहे थे, ब्राह्मणों को। तो इस कारण से इसने विद्रोह किया और हत्या की। इसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए हैं, अयोध्या लेख में इसका उल्लेख मिलता है, तो याद रखिएगा। ये भी पूछा जा सकता है कि अश्वमेध यज्ञ, पुष्यमित्र शुंग के अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख किस में है, किस लेख में है? तो अयोध्या लेख में है। लेख बोल दीजिए, चाहे अभिलेख बोल दीजिए, ठीक, जैसा भी सही लगे। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति था, जिसकी हत्या उसी के एक सेनापति ने, वासुदेव ने, करके कण्व वंश की नींव डाली। ज़्यादा साल रहा नहीं, ये भी 45 साल रहा करीब। 3 राजाओं ने राज किया कण्व वंश में, और ये भी खत्म हो गया। एक और राजा है भागभद्र शुंग, अभी हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में भी। इसको देख लेते हैं। मेनेंडर, मैंने इसको बता चुका हूँ आपको कि इसने इंडो बैक्टीरियन शासक था, और सर्वप्रथम भारत में सोने के सिक्के इसी ने चलाए थे। ये रखिएगा, सोने के सिक्के सर्वप्रथम इसी ने चलाए भारत में, ठीक। प्रारंभिक सिक्के, पूरी तरह से नहीं, प्रारंभिक सिक्के भारतीय क्षेत्र में, भारत में कहने की जगह से भारतीय क्षेत्र में कह सकते हैं, है ना, क्योंकि भारत में तो पूरे इसमें चलाया नहीं है, तो इसे भारतीय क्षेत्र आप समझिए, है ना।
भारत में प्रश्न बोलना गलत हो जाता है। पूरे भारत में तो था ही नहीं ना वो, तो भारत कैसे बोल सकते हैं। इसलिए भारतीय किसी भारतीय क्षेत्र में जहाँ ये था, वहाँ पे इसने तक्षशिला के आसपास के इलाका जो था उसमें उन लोगों ने कब्जा कर लिए थे। ये बौद्ध मत का अनुयायी था और एक बौद्ध भिक्षु थे नागसेन। उसने उनसे इसने अपनी बातचीत की और अपनी जो जिज्ञासाएं थी उनके सामने रखी, और जिसका वर्णन जो है मिलिंद पन्नो नामक एक ग्रंथ में मिलता है। ठीक। इसी मिलिंद पन्नो में 75 प्रकार के व्यवसायों का भी उल्लेख मिलता है, ये भी पूछा जा चुका है। मनुस्मृति की भी रचना सुंग काल में हुई है। अब ब्राह्मण वंश था तो सामाजिक रूढ़िवाद के लिए जानी जाती है, पहली बात तो ये याद रखिएगा। और इसमें 7 प्रकार के दासों का उल्लेख है। तो 3 ग्रंथ ऐसे हो गए। एक चाणक्य हो गया, उसमें 9 प्रकार के हैं। नारद पुराण से 15 प्रकार के, और मनुस्मृति में 7 प्रकार के। मनुस्मृति में ही धर्म की परिभाषा भी दी गई है। वही धृति क्षमा दमो स्तेयम है करके है जो, तो मनुस्मृति में ही है वो। ठीक है, धृति क्षमा दमो स्तेय वाली। धर्म के 10 लक्षण बताए हैं जिसमें, तो याद रखिएगा कि धृति क्षमा दमो स्तेयम इसमें है धर्म के 10 लक्षण, मनुस्मृति की ही रचना है वो। भागभद्र सुंग राजा के समय एक तक्षशिला का उसमें राजा था एंटियाल किदास। ठीक। उसका दूत आया हेलियोडोरस। ये वैष्णव मत मानने वाला व्यक्ति था। इसने एक विदिशा में गरुड़ स्तंभ की स्थापना कराई। गरुड़ स्तंभ की। विष्णु जी को मानता था वैष्णव संप्रदाय का, तो इसने गरुड़ स्तंभ की स्थापना कराई है। तो याद रखिएगा भागभद्र सुंग राजा है, और उसी के शासनकाल में तक्षशिला के पर जो एंटी याल किदास ने जो राजा था वहाँ का, उसका दूत हेलियोडोरस था, उसने गरुड़ स्तंभ की स्थापना कराई। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तक देख लेते हैं। किसी को भी शक नहीं होना चाहिए इस चीज़ पे कि ये मूलतः चीन के थे। इन्हें क्षत्रप कहा जाता था। क्षत्रप का मतलब द्वैराज्य व्यवस्था, मतलब कि 2 राजा होते थे और वो अलग अलग दिशाओं में राज करते थे। तो उत्तर भारत में जब शुरुआत में तक भारत आए, तो उत्तर भारत में इनके 2 क्षेत्र थे, एक तक्षशिला और एक मथुरा। ठीक। और पश्चिमी भारत में भी तो इनके 2 राज्य फिर उत्तर भारत छोड़ के पश्चिमी भारत चले गए, और वहाँ पे इनके नासिक और उज्जैन। नासिक का एक प्रशिक्षक शासक था, वो था नहपान। और उज्जैन का प्रशिक्षक शासक कौन था? रुद्रदामन। इसको गौतमीपुत्र सरकारणी आगे आने वाले समय में पराजित कर देगा, सातवाहन राजा जो है। जो रुद्रदामन था, इसने एक जूनागढ़ अभिलेख स्थापित कराया। जूनागढ़ नाम जगह में, गुजरात में जूनागढ़ है। ठीक है। जिसे संस्कृत का पहला अभिलेखीय साक्ष्य कहते हैं। ठीक, संस्कृत का पहला अभिलेख है। ये चंपू शैली में लिखा गया है। ठीक। यहाँ लिखा है चंपू शैली में लिख लीजिए चाहे तो, कभी पूछे ही जाए तो क्या करेंगे आप। चंपू शैली। अभी चंपू शैली क्या होती है? चंपू शैली वो शैली होती है जिसमें गद्य और पद्य, प्रोस एंड पोइट्री दोनों चीज़ें यूज होती हैं। एक दोनों ही में मिक्स करके लिखा जाता है, तो उसे शैली कहते हैं। तो जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है? रुद्रदामन से संबंधित है। इसमें मैंने सब एक साथ ही लिख दिया है जिससे कि बार बार पेज पलटना ना पड़े। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर जो था जूनागढ़ का, गुजरात का, पुष्पभूति, उसने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। ठीक है। जिसका जीर्णोद्धार अशोक के गवर्नर तुषास्क ने किया। ये इंपॉर्टेंट है, इसी तरह पूछा भी जाता है ये। उसके बाद जब शक राजा रुद्रदामन आया, अच्छा व्यक्ति था ये भी, ठीक ठाक, तो इसने इसका फिर पुनरुद्धार कराया, जो उसका गवर्नर था सुविशाख द्वारा। ठीक, सुविशाख या सुविशाख बोल दीजिए। ठीक है। आगे चलकर गुप्त काल में स्कंद गुप्त नाम के जो राजा थे हुआ, उसने इसका फिर पुनर्निर्माण कराया। 2 बार जीर्णोद्धार हुआ है, एक बार निर्माण हुआ है, एक बार पुनरुद्धार हुआ है। ठीक। पुनर्निर्माण का मतलब है कि टूट फूट गया था इसलिए दोबारा हुआ। तो वहाँ का जो गवर्नर था पर्णदत्त चक्रपालित,
कौन था? पर्णदत्त चकपालित, उसने कराया। तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नासिक का जो शक राजा था नहपान, उसे गौतमीपुत्र सतकर्णी जो एक सातवाहन राजा है उसने पराजित किया। और इसी प्रकार अंतिम शक राजा रुद्र सिंह तृतीय को चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने पराजित किया। और कौन था ये रुद्र सिंह तृतीय? ये उज्जैन का अंतिम शक राजा था, तो इसलिए याद रखिएगा, जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने पराजित किया। ये चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है, चंद्रगुप्त द्वितीय है, याद रखिएगा। विक्रमादित्य इसलिए नाम के लिखा है, ये उपाधि है विक्रमादित्य इनकी। पहला पार्थियन, ये ईरानी थे। इनका संस्थापक जो था, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मिथ्रोडेट्स नाम का एक व्यक्ति था, कभी पूछ लिया जाए तो पूछ लिया जाए। वैसे गोंडो फर्नेज जो है पूछा जाता है। और इनकी राजधानी तक्षशिला ही थी। शुरुआत में जितने भी राजा थे वह सब तक्षशिला ही तक सीमित थे। प्रसिद्ध पल्लव राजा था पहली शताब्दी ईस्वी में। इसके समय एक सेंट टॉमस नाम का एक ईसाई धर्म प्रचारक भारत आया था। पहला मिशनरी है ये, जो धर्म के उद्देश्य से भारत आया था, सेंट टॉमस, इसलिए इसको याद रखिएगा। कुषाण, ये भी चीन के निवासी थे। ये हुणों से पराजित होकर आए थे। शक कैसे आए थे? शक आए थे कुषाणों से पराजित होकर भारत आए थे। ये हुणों से पराजित होकर आए थे, तो इसको लिख देता हूँ। हुणों से पराजित होकर भारत आए, ठीक। हुणों से पराजित होकर, वो कैसे आए थे? वो कुषाणों से पराजित होकर आए थे। शक, कुषाण वंश। इसका संस्थापक जो था वो कुजुल कैटफिश था, ठीक। कुजुल कैटफिश या कैटफिशेस, जो भी सही लगे आपको। वैसे कैटफिश भूलने में दिक्कत होती है, कैटफिशेस याद रहता है। राजधानी इसकी पेशावर थी, पुरुषपुर। कुजुल कैटफिश ने सर्वप्रथम भारत में तांबे के सिक्के चलाए, इसने भारतीय क्षेत्र में, ना कि भारत में। याद रखिएगा, कुशाणों ने जो है चांदी के सिक्के नहीं चलाए हैं। ये मैंने इसलिए अलग से लिख दिया है, जिससे कि कन्फ्यूजन ना हो, ठीक। विम कैटफिशेस का पुत्र था कुजुल कैटफिशेस का। ये शैव धर्म का उपासक था। ये भोलेनाथ जी को मांगता था, शैव धर्म वालों को। भारत में कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक अगर पूछा जाए, कुषाण वंश का संस्थापक तो कुजुल कैटफिश था, राजधानी इसके पेशावर थी। लेकिन वास्तविक संस्थापक जो पूछा जाए, अगर वास्तविक संस्थापक का नाम आते ही आप विम कैटफिशेस लगा दीजिएगा। इसी का पुत्र था कनिष्क, ठीक। इसने भारतीय क्षेत्र में, देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है भारतीय क्षेत्र, ठीक है, भारत नहीं, भारतीय क्षेत्र में सोने के सिक्के सबसे पहले चलाने वाला शासक था, तो इसलिए याद रखिएगा। इसने महेश्वर कहा गया, महेश्वर कहा ही जाएगा, शैव धर्म का उपासक है। और सिक्कों में इसके नंदी और त्रिशूल अंकित मिलते हैं। तो पूछ लिया जाता है कभी कभी कि नंदी और त्रिशूल किसके सिक्कों में अंकित था, तो विम कैटफिशेस, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कनिष्क, ये इंपॉर्टेंट है इनमें तो। वैसे शकों में एक राजा और था, माउस, पुराना है, उसको पूछते भी नहीं, चीन में राजा था माउस। कनिष्क 78 से 105 ईस्वी। इसकी राजधानी पेशावर थी, जो इनके पिता और पितामह की थी। इसकी उपाधि क्या थी? देवपुत्र शाही सहानुशाही। बाद में इसने उपाधि धारण की थी, देवपुत्र शाही सहानुशाही, जब शकों को पराजित कर लिया था। बौद्ध मत का अनुयायी था ये। इसने कनिष्कपुर और सिरकप नामक नगरों की स्थापना कराई। बौद्ध मत का अनुयायी था और कनिष्कपुर और सिरकप नामक नगरों की स्थापना कराई। चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कराया 150 ईस्वी में, 101 ईस्वी में। 250 में अशोक ने कराया, 383 और फिर 483। कितना सिंपल है, 100 वर्ष का अंतर है, कोई परेशानी की बात नहीं है। कुंडलवन कश्मीर में। मंथरा या मथुरा, ठीक, जो भी है, मथुरा इस कनिष्क का मंत्री था। कनिष्क की जो विजय अभियान थे उसमें इसने बहुत अच्छी भूमिका थी इसकी। अब इसके दरबारी विद्वान देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। वसुमित्र, ये चौथी बौद्ध संगीति का अध्यक्ष भी था। इसने ग्रंथ लिखा महाविभाषा शास्त्र, जिसे बौद्धों की इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। इसी तरह एक अश्वघोष आया,
अश्वघोष जो था वो चौथी बौद्ध संगीति का उपाध्यक्ष बनाया गया। ये कनिष्क का राजकवि भी था। इसने बुद्ध चरित्र, सौदरानंद पकड़म और सारिपुत्र पकड़म और सौदरानंद नाम के ग्रंथ लिखे। बुद्ध चरित्र को बौद्धों के रामायण भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसे बौद्धों की जैसे राम रामायण में राम का चरित्र है, वैसे ही बुद्ध चरित्र में बुद्ध के बारे में बताया गया है, इसलिए इसे बौद्धों के रामायण भी कहा जाता है। सर्वप्रथम सामंत शब्द का जो प्रयोग है अश्वघोष ने ही किया है, इसलिए इसको याद रखिएगा। चरक, इसने भी तक्षशिला में अध्ययन किया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। शल्य चिकित्सा का जन्मदाता कहा जाता है इसे। चरक संहिता किसने रचना की है? कनिष्क का राजवैद्य थे। सुश्रुत भी एक वैद्य थे, इन्होंने सुश्रुत संहिता की रचना की। नागार्जुन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, दोबारा देख लेते हैं इनको। जब बौद्ध ग्रंथ पढ़ रहे थे उसमें नागार्जुन के बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा था। मध्यमिका शास्त्र इन्होंने रचना की, इसमें शून्यवाद का वर्णन मिलता है और ये महायान की एक शाखा है, ठीक, महायान मत की। प्रश्न परिमिता सूत्र शास्त्र, इसमें सापेक्षवाद को व्याख्यात किया है। भारत का आइंस्टीन कहते हैं इसलिए इनको। आइंस्टीन पता नहीं किस हिसाब से कहते हैं, पहले तो ये आए थे। आइंस्टीन को कहना चाहिए भारत का नागार्जुन। रस शास्त्र की रचना की है किताब, इसमें विभिन्न धातुओं से चिकित्सा का उल्लेख है रस शास्त्र में। आजकल ये विधि अपनाई जा रही है रस शास्त्र की, धातुओं से इलाज करने की। जब सैनिक घायल हो जाते थे तो विभिन्न धातुओं को पिघला कर, जैसे चांदी हो गई या सोना हो गया या फिर और भी तांबे पीतल की धातुएं पिघलाकर उनसे इलाज किया जाता था। इसके युद्धों से परेशान होकर इसको इसके जो सेनापति थे उन्होंने इसकी हत्या कर दी, कनिष्क की जहर दे दिया ने उसको, ठीक, कनिष्क की हत्या कर दी। उत्तराधिकारी देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। आजकल इस तरह के प्रश्न जरूर आते हैं, आदमी ध्यान देता नहीं है। और इस बिल्कुल सिंपल सा है, कैसे पढ़ना है इसको? वासिष्ठ, हुविष्ठ, कनिष्क और वासुदेव, सिंपल, अंतिम राजा है तो वासिष्ठ, हुविष्ठ, कनिष्क और वासुदेव, अंतिम कुषाण शासक। अगर अंतिम कुषाण शासक पूछ लिया जाए तो वासुदेव है, और उत्तराधिकारी का क्रम पूछा जाता है तो इसी क्रम से है ये, वासिष्ठ, हुविष्ठ, कनिष्क सेकंड और वासुदेव। तो वाह हु को वाह, ठीक। भरत मुनि का नाट्यशास्त्र कुषाण काल में ही लिखा गया है, तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। लोग कहते भी हैं पहली शताब्दी की रचना है भरत मुनि का नाट्यशास्त्र, ठीक, सपूर की, तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। सातवाहन वंश भी इम्पोर्टेंट है, देख लेते हैं इनके बारे में क्या थोड़ा बड़ा जो है मिलता है हम लोग को। इनके सातवाहन वंश को भी शालिवाहन या आंध्र सातवाहन के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने मात्र सत्तात्मक नामों का प्रयोग किया, जैसे सतकर्णी के नाम पे आ गए, गौतमीपुत्र लग गया, ठीक। इनको इसीलिए आदिवासी मूल का भी समझा जाता है। इनकी राजभाषा, सातवाहनों की राजधानी जो थी पैठर थी, प्रतिष्ठानपुर, और राजभाषा क्या थी? प्राकृत। इसका संस्थापक कौन था? सुमुख। सुमुख संस्थापक था और इसको इसकी जनता ने ही मार दिया था, अपनी जनता के द्वारा मारा गया था सुमुख, ठीक है, जनता द्वारा मारा गया। तो पहले राजा को भी जनता से जनता मार देती थी। सातवाहनों में कुछ प्रसिद्ध राजा हुए हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। तो सातवाहनों का पहला प्रसिद्ध राजा कौन था? सतकर्णी प्रथम। इसकी पत्नी नागनिका थी, इसलिए फेमस है, अब देखिए क्यों। सतकर्णी प्रथम था, इसकी पत्नी नागनिका थी, जिसने एक नन्हे घाट अभिलेख स्थापित कराया, और उसमें क्या दिखाया? पहले तो दान होते थे लेकिन उनके अभिलेख नहीं स्थापित किए जाते थे। भूमिदान का उसमें पहला अभिलेखीय साक्ष्य है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक, नन्हे घाट अभिलेख।
पूछा जाता है कि भूमिदान का पहला अभिलेखीय साक्ष्य किसमें है, तो नन्हेगढ़ अभिलेख में है। किसका है? सतकर्णी प्रथम का है। किसने स्थापित कराया? नागरिका का। और नागरिका का जो सतकर्णी प्रथम के सिक्के जो थे उसमें नागरिका का नाम भी मिलता है। ठीक, तो ये भी याद रखिएगा आप। आगे बढ़ते हैं। पहली शताब्दी में एक हाल नाम का राजा हुआ। हाल, एक सातवाहन वंश का प्रसिद्ध राजा था। इसने ग्रंथ लिखा गाथा सप्तशती। ये 700 प्रेम कहानियों का संग्रह है। तो इसको लिख देता हूँ, पूछ भी सकते हैं कभी कभी। 700 प्रेम कहानियों का संग्रह है। हाल के एक दरबारी विद्वान थे गुणाढ्य। इन्होंने वृहत कथा की रचना की। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वृहत कथा की रचना की गुणाढ्य ने। आगे बढ़ते हैं। अब इनका सबसे प्रसिद्ध शासक देख लेते हैं कौन कौन है। गौतमी पुत्र सतकर्णी, दूसरी शताब्दी में एक राजा हुआ गौत सतकर्णी। इनकी माँ का नाम था गौतमी, तो ये गौतमी पुत्र सतकर्णी हो गए। इन्होंने ही नासिक के शक राजा नहपान को पराजित किया था, बता चुका हूँ। इनके अन्य नाम, इसका अन्य नाम एक का ब्राह्मण पूछा जाता है कि किसे कहा जाता है, तो गौतमीपुत्र सतकर्णी को कहा जाता है। वेद कटक धान्य कटक नगरों को बसाया। नासिक अभिलेख इसकी उपलब्धियों पर प्रकाश डालता है, जो वशिष्ठ पुत्र पुलमावी के शासनकाल का है। और इसे वशिष्ठ पुत्र पुलमावी की उपाधि क्या थी? दक्षिणा पथ पथेश्वर। वशिष्ठ पुत्र पुलमावी को प्रथम आंध्र शासक ही बोला जाता है। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं, प्रथम आंध्र शासक। आंध्र शासक। ठीक, तो इसको, इस पर भी आप ध्यान दीजिएगा। अंतिम प्रसिद्ध शासक जो है यज्ञ सतकर्णी है। यज्ञ सतकर्णी। सातवाहनों ने चांदी, तांबा, कांसा, सीसा और पोटिंग के सिक्के चलाए हैं। ये याद रखिएगा इनका क्रम। कभी कभी पूछ लेते हैं। अब इसमें सोना दे देंगे, और सोना चलाया नहीं इन्होंने, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो इसको याद रखिएगा। चांदी है, तांबा है, कांसा है, सीसा है, पोटिन है। ठीक, सातवाहनों ने बौद्ध मत को संरक्षण दिया और उसी के आधार पर इन्होंने चैत्यों का निर्माण कराया। चैत्य क्या होते हैं? चैत्य जो हैं ये पूजा स्थल होते हैं एक तरह के। इसमें मूर्तियाँ नहीं होती, लेकिन ये पूजा स्थल होते हैं। मूर्तियाँ की संकल्पना तो उस समय आई भी नहीं थी भारत में, कुषाणों के समय आ गई थी। तो ये पूजा स्थल की तरह होते हैं। आपने देखा होगा चैत्य को, तो ऐसे ऐसे चैत्य बने होंगे, ऐसे। और कमरे अंदर कमरे बने होते हैं, ऐसे, ऐसे। वैसे ये स्तूप होता है, लेकिन इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो कहाँ कहाँ इन्होंने चैत्य का निर्माण करा, ये इंपॉर्टेंट है। कार्ले, हाजा, कन्हेड़ी में 150 गुफाएं हैं। जुन्नैर, नासिक। अगर कन्हेड़ी ना आए और पूछा जाए कि सर्वाधिक गुफाएं कहाँ पे हैं, तो क्या लगाएंगे? जुन्नैर लगाएंगे। जुन्नैर में कितनी गुफाएं हैं? 100। 100 गुफाएं। ठीक, अगर कन्हेड़ी ना हो तो आप जुन्नैर लगा दीजिएगा। पीतल कोहड़ा औरंगाबाद में है। अमरावती स्तूप आंध्र प्रदेश में है। अमरावती स्तूप में संगमरमर का थोड़ी मात्रा में प्रयोग किया गया है, इसलिए पूछ लिया जाता है कभी भी, तो याद रखिएगा। अमरावती स्तूप। खारवेल, आखिरी स्लाइड है ये आज की, तो इसको भी देख लेते हैं। खारवेल बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व राजा हुआ। वही उड़ीसा कलिंग का राजा था ये। इसके वंश को चेदी वंश भी बोला जाता है और महामेघवाहन वंश भी बोला जाता है। परीक्षा में आ जाता है, लोगों को पता नहीं होता है। ये जैन मत का अनुयायी था। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो यही है। इसके शासनकाल में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है इसका हाथी गुम्फा अभिलेख।
जो इसकी उपलब्धियों का कालक्रमानुसार वर्णन करता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट माना जाता है। पहला अभिलेख है जिसमें भारतवर्ष शब्द का उल्लेख किया गया है। ठीक, पहला अभिलेख है जिसमें ये भारत शब्दवर्ष का उल्लेख किया गया है। नहरों की जानकारी देने वाला भी ये उल्लेख है, देता है। नहरों की जानकारी क्यों? क्योंकि महापद्मनंद ने जब ऋषभदेव की मूर्ति लाया था वो कलिंग से, तो इसलिए। और महापद्मनंद का उल्लेख तो है ही। ऋषभदेव की मूर्ति दोबारा ये कलिंग लाया, तो इसको मैं कहाँ लिख दूँ? मैं लिख देता हूँ। दोबारा ठीक। ये समझ लीजिए ये उस समय था जिसमें उस भूति वंश जो था, शुंग वंश, उसके समय ये था। तो उस समय शुंग वंश के समय वैसे भी कमज़ोर हो गए थे, मौर्य शक्तिशाली थे, तो उस समय ये गया और पाटलिपुत्र से ये ऋषभदेव की मूर्ति दोबारा ले आया। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है हाथी गुफा अभिलेख। इसमें और कुछ ज़्यादा तो है नहीं। उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं पूछ ली जाती हैं कभी कभी, तो ये जैन गुफाएं हैं जो जैनियों को दान की थी इसने। इसकी उपाधियाँ इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन तब भी याद करिए। राजश्री, भिक्षुराज, धर्मराज। इसके बारे में कहा जाता है कि इसने सातवाहनों को भी पराजित किया, कुषाणों को पराजित किया, शकों को भी पराजित किया। तो ऐसी गप्पे भी मिल जाती हैं। तो ये भिक्षुराज, धर्मराज। ठीक, ये आज आपके लिए सिर्फ इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग गुप्त काल शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे गुप्त काल कश्मीर भी हो जाए, हर्षवर्धन भी ख़त्म कर देंगे, और अगर समय रहा तो राजपूत काल भी प्रारंभ कर दिया जाएगा, जिससे कि जल्द से जल्द आपका ये सिलेबस कंप्लीट हो जाए। इसके बाद हम लोग अपना मॉडर्न हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री जो भी है वो स्टार्ट करेंगे। ओके। ओके, धन्यवाद। कीप स्टडी।